हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां फिर सामने आया चीन का पाखंड। एशियन गेम्स के बहाने अरुणाचल पर ठोका दावा। जी हां दोस्तों, बताएंगे चीन की सबसे बड़ी करतूत। फिर एक बार अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां जस्टिन ट्रूडो को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों खुद कनाडा के ही लोगों ने दिया है जस्टिन ट्रूडो को तगड़ा झटका। भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी में व्यस्त ट्रूडो को अपने ही देश में मिली बुरी खबर। बताएंगे दोस्तों क्या है ट्रूडो के लिए बड़ा झटका। दोस्तों एक से एक बड़ी दिन भर की खबरें बताएंगे आपको। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो कभी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां फिर सामने आया चीन का पाखंड। एशियन गेम्स के बहाने अरुणाचल पर ठोका दावा। बता दे चीन में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स के लिए भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा न देने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। वीजा संबंधित समस्याओं के कारण अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिए हांगझू में अपनी टीम में शामिल नहीं हो पाए। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने चीन की निंदा की है। अब इस मसले पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार यानी 22 सितंबर को एक पीसी के दौरान कहा कि हांगझू एशियाई खेल बीजिंग विंटर ओलंपिक के बाद चीन में होने वाला एक बड़ा खेल आयोजन है। मेजबान देश के रूप में चीन लीगल पहचान का उपयोग करके सभी देशों के एथलीटों का खेलों में स्वागत करता है। चीनी सरकार ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल को मान्यता नहीं दी है। जांग नांग का इलाका चीनी क्षेत्र है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली महिला खिलाड़ियों नेमान वांगसु, ओनिलो तेगा और मेपुंग लांगू को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के फैसले के विरोध में एशियाई खेलों के लिए हांगझू की अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला किया। खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश की भारतीय खिलाड़ियों को मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके खिलाफ चीन के लक्षित और जानबूझकर भेदभाव का कड़ा विरोध किया। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अक्सर अपना दावा जताता रहता है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। अब ऐसे में दोस्तों चाइना के इस हरकत से एक चीज तो समझ में आ गया है कि उसने भारतीय खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में शामिल होने से प्रतिबंधित इसलिए कर दिया ताकि वो खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के, और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बताता रहा है। और यही कारण है कि चाइना ने इतना बड़ा गेम खेलने की कोशिश की भारत के साथ। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चीन को इसी के तरीके से इसको करारा जवाब मिलना चाहिए तो कमेंट में जवाब तो मिलना चाहिए जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां कनाडा से बड़ी खबर। जस्टिन ट्रूडो को तगड़ा झटका लगा। ताजा सर्वे में पीएम की रेस में पिछड़ गया जस्टिन ट्रूडो। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी में व्यस्त ट्रूडो को अपने ही देश से मिली बुरी खबर। अगर चुनाव हुए तो पीएम जस्टिन ट्रूडो का हारना निश्चित। जी हां दोस्तों, कनाडा स्थित समाचार मंच ग्लोबल न्यूज के लिए किए गए एक नए एप्सोस सर्वेक्षण के अनुसार विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवर को 40% कनाडाई नागरिक प्रधानमंत्री पद के लिए पसंदीदा प्रत्याशी मानते हैं। इस मामले में निवर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो पीछे हैं। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पोइलीवर और ट्रूडो के बीच का अंतर एक संकेत देता है कि कंजर्वेटिव्स के पास 2025 में अगले चुनावों में सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त करने की उच्च संभावना है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवर के चुनाव प्रचार में लगातार बढ़त जारी और 40% कनाडाई लोगों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। इस सवाल पर उनके पक्ष में समर्थन एक साल पहले की तुलना में 5 अंक अधिक है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर पीएम जस्टिन ट्रूडो को सबसे अच्छा विकल्प मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या साल दर साल 31% पर अस्थिर बनी हुई है। खालिस्तान समर्थक और पीएम ट्रूडो के गठबंधन सहयोगी एनडीपी नेता जगमीत सिंह सितंबर 2022 के बाद से 4 अंक नीचे आ गए हैं, जिसमें 22% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बहरहाल दोस्तों, भारत से पंगा लेना कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को महंगा पड़ने वाला है और जस्टिन ट्रूडो को ये रियलाइज जरूर होगा कि उसने किससे पंगा लिया। अगर आप भी मानते हैं कि भारत से पंगा जस्टिन ट्रूडो को महंगा पड़ेगा तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। बात करते हैं अगली और बड़ी खबर की, जहां इसी से जुड़ी खबर। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन में उठी खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की मौत की जांच की मांग। यूनाइटेड किंगडम के सरकार को लिखा गया है पत्र। जी हां दोस्तों, गुरु नानक गुरुद्वारा इस्लामिक के अध्यक्ष और खालिस्तान के समर्थक कुलदीप सिंह देओल ने यूके में
खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खांडा की मौत पर चिंता जताई है। कुलदीप देवल ने ब्रिटिश सरकार से अवतार सिंह खांडा की मौत की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि संपत्ति और कारोबार ही सब कुछ नहीं होता है, नेताओं को लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिससे यूके में सभी सिख खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। खालिस्तानी नेता ने कहा कि सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सिखों ने यूके की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। देओल ने यूके सरकार के सामने भारत की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक जगतार सिंह जोहल और हाल ही में अवतार सिंह खांडा की मौत का मुद्दा उठाया और साथ में मांग भी किया है कि सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि दोस्तों कनाडा के बाद अब यूके के ऋषि सुनक सरकार पर भी दबाव डाला जा रहा है और आतंकी अवतार सिंह खांडा की मौत की जांच की मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों ऋषि सुनक को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय बनने वाली कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि ऋषि सुनक पहले कह चुके हैं कि हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने खालिस्तानियों को खरी खोटी सुनाई भी थी। अब देखना ये होगा कि अवतार सिंह खांडा की मौत की जांच की जो प्रेशर दिया जा रहा है दोस्तों, इस पर ऋषि सुनक का क्या बयान आता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सालों बाद दोस्त बनेंगे सऊदी अरबिया और इजराइल। नेतन्याहू ने कहा साथ मिलकर करेंगे नए पश्चिम एशिया का निर्माण। बता दें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि इजराइल सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के लिए एक ऐतिहासिक सफलता के करीब है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस शांति से एक नए पश्चिम एशिया का निर्माण होगा। अपने 25 मिनट के भाषण में नेतन्याहू इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को ऐसे समझौतों पर वीटो नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को इस शांति से काफी लाभ हो सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं लंबे समय से फिलिस्तीनियों के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि हमें फिलिस्तीनियों को अरब देशों के साथ नई शांति संधियों पर वीटो नहीं देना चाहिए। नेतन्याहू ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक संबंधों की संभावना की सराहना करते हुए अमेरिका के प्रयासों की प्रशंसा की। अमेरिका बीते कुछ समय से सऊदी अरब और इजराइल के बीच दोस्ती के प्रयास में गंभीरता से प्रयास कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने इजराइल का एक नक्शा भी दिखाया जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा को इजराइल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसे दिखाते हुए नेतन्याहू ने उन 6 देशों को दिखाया जिन्होंने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं, जिनमें 4 ऐसे देश भी शामिल है जिन्होंने 2020 में अब्राहम समझौते तथा कथित रूप से ऐसा किया था। नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब्राहम समझौते ने शांति के एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन मेरा मानना है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक शांति के शिखर पर है। इसमें और अधिक सफलता हमें मिल सकती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन ने दोस्त पाकिस्तान को लगाया चूना। पावर प्लांट में घटिया कोयले का किया इस्तेमाल, अब हुआ बवाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने चीनी बिजली कंपनियों के बहुत बड़े हेराफेरी का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में कोयले से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां 6000 सीवी के कैलोरी मान वाले कोयले का इस्तेमाल करने के वादे के बावजूद घटिया स्तर वाले आयातित कोयले का उपयोग कर रही है। इससे बिजली उत्पादन में कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को हाई क्वालिटी के कोयले का पैसा भरना पड़ रहा है। नेपरा ने कहा है कि बाहर से मंगाई जा रही एक भी कोयले की खेप आवश्यक मानकों का पूरा नहीं करती है। इसके बावजूद चीनी कंपनियां बिजली के नाम पर पाकिस्तान से अरबों रुपए का दावा कर रही है जो जनता से वसूला जा रहा है। ये खुलासा मौजूदा तंत्र की समीक्षा के लिए नेपरा की एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हुआ। इसे आखिरी बार 2016 में संशोधित किया गया था। ये तंत्र विभिन्न कोयले की उत्पत्ति और ताप मूल्यों के एक निश्चित बेंचमार्क वेटेज पर आधारित है, जिससे मूल रूप से जून 2014 में कोयला की कीमतों के निर्धारण के हिस्से के रूप में नेपरा ने अनुमोदित किया था। इस कार्यवाही का नेतृत्व नेपरा के अध्यक्ष वसीम मुख्तार ने किया। अब ऐसे में दोस्तों चीन ने किसी और को धोखा नहीं बल्कि अपने ही दोस्त पाकिस्तान को तगड़ा वाला चूना लगाया है, जिसके बाद पाकिस्तान चाहकर भी चाइना को कुछ कह नहीं सकता। आखिर उसके कर्ज के तले दबा हुआ जो है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां शहबाज फिर लंदन हुए रवाना। पाकिस्तान वापसी से पहले गारंटी चाहते हैं शरीफ भाई। बता दे पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ईसीपी देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराए जाने की घोषणा के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ वतन वापसी को बेकरार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने नवाज के पाकिस्तान से लौटने से पहले शरीफ बंधु कुछ गारंटी चाहते हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन पहले लंदन से लाहौर लौटे शहबाज फिर से अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बृहस्पतिवार को विमान से रवाना हो गए। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ जो 73 वर्ष के, उन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटने और अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव में
PMLN पार्टी का नेतृत्व करने की उम्मीद है। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां भूमध्य सागर में भारत और ग्रीस हुए एक साथ। युद्धपोतों के जरिए दिखाई ताकत, आखिर कौन है निशाने पर, बता दे। भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमध्य सागर में दोस्ती बढ़ रही है। दोनों देश एक दूसरे की नौसेनाओं के साथ लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हाल में ही ग्रीस ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत के साथ एक पासिंग एक्सरसाइज किया है। इस एक्सरसाइज को भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित क्रेते द्वीप के दक्षिण में आयोजित किया गया है। इस पासिंग एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल INS सुमेधा ने हिस्सा लिया। वहीं ग्रीस की नौसेना की तरफ से फ्रिगेट हेली शामिल हुआ। इससे कुछ महीने पहले ही भारतीय नौसेना का एक विध्वंसक ग्रीस के बंदरगाह पर रुका था। जी हां दोस्तों, ग्रीक मीडिया के अनुसार शनिवार 16 सितंबर को हेलेनिक आर्म्ड फोर्सेज ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में क्रेते के दक्षिण में समुद्री क्षेत्र में फ्रिगेट हेली और भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती जहाज INS सुमेधा के बीच एक संयुक्त पासेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज अभ्यास आयोजित किया था। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि भारत और ग्रीस की दोस्ती से किसको है बड़ा खतरा। तो आपको बता दें कि भूमध्य सागर में भारत और ग्रीस की दोस्ती से सबसे बड़ा खतरा है तुर्की को। तुर्की दशकों से ग्रीस के द्वीपों पर अपना दावा करता है। इस मुद्दे पर दोनों देशों में कई बार तनाव चरम पर भी पहुंचा है। तुर्की परंपरागत रूप से पाकिस्तान का सहयोगी है और कश्मीर मुद्दे पर भी भारत की खिलाफत करता है। ऐसे में ग्रीस के साथ दोस्ती से तुर्की पर अपने आप दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां चीन ने रेलगन से लैस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को किया लॉन्च। हिंद महासागर में भारत को सीधा खतरा। जी हां, चीन ने रेलगन से लैस एक परमाणु शक्ति संचालित विमान वाहक पोत का अनावरण किया है। इस युद्ध पोत को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जाएगा। रेलगन से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर की अवधारणा सोवियत संघ के जमाने से चली आ रही है, जिसे अब चीन ने पुनर्जीवित किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये वर्तमान में मौजूद युद्ध पोतों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। इस रेलगन से हिंद महासागर में भारत को सीधा खतरा हो सकता है। परमाणु शक्ति संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे होने के कारण चीन इसे पूरी दुनिया में जहां चाहेगा वहां तैनात कर सकता है। इसी महीने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया था कि चीन के एक शीर्ष नौसैनिक वैज्ञानिक मा वेई मिंग ने एक भविष्य के युद्ध पोत का प्रस्ताव दिया है, जो नौसैनिक बेड़े को स्टार वार्स स्टाइल के सुपर शिप में बदल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर बता दें, जहां अमेरिका से बड़ी खबर, जयशंकर जी ने जापानी समकक्ष से की मुलाकात। क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जताई प्रतिबद्धता। जी हां, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर क्वाड समूह के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर जी, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा ने भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा से मुलाकात की। जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि UNG78 में जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा से मिलकर खुश हूँ। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमारे क्षेत्रीय बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग और उन्हें आगे ले जाने पर चर्चा की गई। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा कि UNG78 से इतर ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के अपने साथी क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ शामिल होकर अच्छा लगा। क्वाड एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है और हमने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका में है जयशंकर जी, उनको ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा, ताकि वहां भी भारत का झंडा गाड़ कर आए। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां जामा मस्जिद में फूट फूट कर रोए कश्मीरी पंडितों से वापस लौटने की कर दी अपील। फिर अलापा पुराना राग, मीरवाइज उमर फारूक ने दिखाया अपना रंग। बता दे, वरिष्ठ अलगाववादी और धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक 4 साल बाद हाउस अरेस्ट से बाहर आए। शुक्रवार को मीरवाइज उमर फारूक शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए ऐतिहासिक जामा मस्जिद पहुंचे। जब मीरवाइज मस्जिद में पहुंचे तो यहाँ लोगों के साथ साथ खुद उनके लिए भावुक पल था। इस दौरान वो फूट फूट कर भी रोए। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि 1990 में उनके पिता की मृत्यु के बाद हाउस अरेस्ट के तहत 4 साल का समय उनके जीवन का सबसे खराब समय था। नजरबंदी से रिहा होने के बाद मीरवाइज उमर ने पुराने श्रीनगर शहर के नौहट्टा इलाके में ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार का उपदेश दिया। वो जामा मस्जिद के मंच पर चढ़ते समय भावुक होकर रो पड़े। इतना ही नहीं, अपने उपदेश में मीरवाइज ने शांति की अपील की और कश्मीरी पंडितों से घाटी वापस लौटने की अपील की। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
रशिया का काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर यूक्रेनी मिसाइल का हमला, गुस्से में आए पुतिन, जवाबी कार्रवाई का दे दिया आदेश। जी हां, यूक्रेन ने रशिया के काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर शुक्रवार को एक भीषण मिसाइल हमला किया। इस हमले में क्रीमिया के सेवास्तोपोल में स्थित रूसी नौसैनिक मुख्यालय की इमारत से धुएं का गुबार निकलते हुए देखा गया। सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रज्जोवोजाएव ने कहा कि हमले में हताहत हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि नौसैनिक बेड़े के मुख्यालय पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस पहुंच गई है। इधर नौसैनिक बेड़े पर मिसाइल हमले की खबर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। क्रेमलिन में रूसी सेना अधिकारियों की आपातकालीन बैठक हुई और यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की आदेश दी गई। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नागोर्नो काराबाख पर होगा अजरबैजान का क्या कब्जा, आखिरी हमला करने की तैयारी में अलीयेव की फौज। जी हां दोस्तों, अजरबैजान की सेना ने अलगाववादियों के गढ़ नागोर्नो काराबाख को चारों ओर से घेर लिया है। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपानाकर्ट तक भी अजरबैजानी सेना की पहुंच हो चुकी है। इससे यहां के निवासियों में इतना डर है कि उन्हें बेसमेंट में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अजरबैजान ने 3 दिन पहले आर्मेनिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। अजरबैजानी रक्षा मंत्रालय ने इसे एक आतंकवाद विरोधी अभियान बताया था। इसमें मांग की गई है कि वे अपने हथियार डाल दें और अलगाववादी सरकार को भंग कर दे। हालांकि इस दौरान अजरबैजानी सेना ने आर्मेनियाई विद्रोहियों के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि उनकी सेना नागोर्नो काराबाख को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेगी। जी हां, अजरबैजान के हमले के एक दिन बाद ही नागोर्नो काराबाख के विद्रोही शांति समझौते पर सहमत हो गए और हर शर्त को मान लिया। लेकिन नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान में फिर से कैसे शामिल किया जाएगा, इस पर बातचीत अंतिम समझौते पर नहीं पहुंची है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत कनाडा से जुड़ी खबर, इस विवाद में क्यों आया चीन का नाम, क्या सियासी फायदे के नाम पर ड्रैगन की चाल में फंसे हैं ट्रूडो। आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव में एक नए देश चीन का भी नाम जुड़ गया है। इससे पहले इस तनाव में पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। इस एक आतंकी की हत्या के बाद शुरू हुआ ये विवाद भारत विरोधी देशों की सांठगांठ तक पहुंच गया है। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूरे विवाद में चीन का फायदा हो सकता है। आखिर चीन की भूमिका कहां से आ गई, जस्टिन ट्रूडो पर क्यों चीन को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, पहले कब चीन और ट्रूडो के गठजोड़ की बात कनाडाई मीडिया कह चुका है, पाकिस्तान कैसे इस विवाद की आग में घी डालने का काम कर रहा है। बता दें, कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने दावा किया है कि दोनों देशों के तनाव के बीच चीन एक ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा इसका फायदा मिल सकता है। अखबार के मुताबिक बीते 1 साल से अधिक समय से ट्रूडो कनाडाई चुनाव में चीन के सत्ताधारी दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विदेशी हस्तक्षेप को लेकर बचाव की मुद्रा में है। अब तक वो इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दे सके हैं। ऐसे में यह विवाद उनकी चीन के साथ संदिग्ध साझेदारी को उजागर करता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना का इसमें पूरा हाथ होगा, चाइना भी कहीं ना कहीं अंदर कनाडा को पूरा समर्थन दे रहा होगा, दोस्तों तो अपनी राय अवश्य रखिएगा, क्योंकि चाइना जब बॉर्डर पर चाल चल सकता है तो वो कहीं भी चाल चल सकता है और भारत के गिराने की कोशिश कहीं भी कर सकता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नवाज जरदारी समेत कई बड़े नेताओं पर मंडरा रहा संकट, फिर से शुरू होगी भ्रष्टाचार के 80 मामलों की सुनवाई। जी हां, नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी जैसे पाकिस्तानी नेताओं पर लटकी तलवार, फिर शुरू होगी भ्रष्टाचार के 80 मामलों की सुनवाई। बता दें, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में भले ही इमरान खान इन दिनों जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सहित पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जैसे नेताओं पर एक बार फिर बड़ा संकट मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोला जाएगा, जिसमें 80 हाई प्रोफाइल केस शामिल हैं। भ्रष्टाचार रोधी कानून में हालिया संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों आए एक ऐतिहासिक फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तथा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कम से कम 80 बड़े मामले फिर से खोले जाएंगे, जिन्हें बंद कर दिया गया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां उभर रहा भारत तो पिछड़ रहा चीन, दुविधा में फंसा पड़ोसी देश नेपाल, जिनपिंग से मिलकर क्या करेंगे प्रचंड। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अमेरिका के बाद अब चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रचंड 23 सितंबर से यानी आज से 30 सितंबर तक चीन में रहेंगे। प्रचंड का यह चीन दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब नेपाल और भारत के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाली विशेषज्ञों के मुताबिक आज का भारत लगातार तरक्की कर रहा है और दुनिया की
पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यही नहीं, चीन को घेरने के लिए अमेरिका भारत के साथ लगातार रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 को उतारकर चीन को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। काठमांडू पोस्ट में लिखे अपने लेख में प्रज्ञा घिमेरे कहते हैं कि इन सब के बीच चीन की विकास दर अब गिर रही है और बेरोजगारी की दर भी 21% तक पहुंच गई है। यही नहीं, चीन का BRI भी दुनिया में अब अपनी चमक खो रहा है। भारत और चीन में आ रहे इस बदलाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले प्रचंड भारत की यात्रा पर गए थे। नेपाल प्रधानमंत्री के इन दौरों को एक तरीके से माना जाता है कि ये संतुलन बनाने की कोशिश है। प्रज्ञा ने कहा है कि साल 2015 में भारत के नाकाबंदी करने के बाद नेपाल ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए थे। नेपाल ने चीन के BRI समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। लेकिन दोस्तों अब देखना ये होगा कि प्रचंड की चीन यात्रा आखिर किस मुद्दे पर होने वाली है। साथ ही साथ बात करें अगली खबर की, जहां कर्नाटक में JDS BJP मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पूर्व CM कुमारस्वामी ने NDA में शामिल होने का किया ऐलान। बता दें, कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी JDS ने NDA में शामिल होने का ऐलान किया है। देवेगौड़ा के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने जनता दल सेक्युलर ज्वाइन करने का फैसला किया है। कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद NDA कुनबा का हिस्सा बनने की घोषणा की है। HD कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली JDS के NDA में शामिल होने की जानकारी BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। नड्डा ने 2 फोटोज पोस्ट किए हैं। एक में वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं तो दूसरे में JDS नेताओं द्वारा अमित शाह व JP नड्डा को शॉल ओढ़ाए जाने के बाद ग्रुप फोटो है। नड्डा ने लिखा कि मुझे खुशी है कि JDS ने NDA का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। इससे NDA और PM नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। हालांकि कुमारस्वामी ने कहा है कि सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हो सका है, इसको लेकर चर्चा जारी है। एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी 27 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे। शिक्षा संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित 4500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए 27 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे और आदिवासी बहुल छोटा उदयपुर जिले के बौदेली शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर वहां साइंस सिटी में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां इन राज्यों में कहर ढाएगी बारिश, लोगों की बढ़ेगी मुसीबत। मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तर पश्चिम भारत से वापसी 25 सितंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। IMD ने कहा कि उत्तर पश्चिम और आसपास के पश्चिम मध्य भारत में कम बारिश की गतिविधियां अगले 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां 25 सितंबर के आसपास अनुकूल होंगी। केरल में भारी बारिश का अलर्ट येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता में 2 दिन बारिश का अनुमान बताया गया है। दोस्तों ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी